तरीन अपडेट्स आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी खबरें इस वीलॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं शॉर्टली। एक तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है इमरान खान साहब के और पाकिस्तान के हक में। वो रिपोर्ट क्या कह रही है, इस वक्त ऐसी रिपोर्ट उनको फायदा दे सकती है। दूसरा, पीडीएम के लॉन्ग मार्च को दोबारा आगे कर दिया गया है, फजलुर रहमान साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी। इन्होंने क्यों आगे किया, क्या इनको कोई गारंटी मिली है या ये मजीद इंतजार करना चाहते हैं या एक नए तसादुम की तरफ जा रहे हैं, वो बताता हूं आपको मैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत क्यों नहीं दे रहे, और पीपल्स पार्टी ने उल्टा आज शहबाज शरीफ साहब को बूट पॉलिश करने वाला मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल खुद तो नहीं कहा, लेकिन इमरान खान साहब के बहाने बिलावल ने ये दोनों चीजें कही। फिर ताना भी दिया कि काला कोट पहनकर अदालत भी आप जाते हैं और गेट नंबर 4 पे भी आप खटखटाते हैं जाकर। तो ये पीपल्स पार्टी को दावत क्यों नहीं दी वो बताऊंगा। उसके अलावा अपोजिशन का शराधा कैसे बिखर रहा है और क्यों ये एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, ये भी खबर आपको दूंगा। और साथ ही साथ इत्तेहादियों और जो मुनहरिफ अराकीन हैं इमरान खान साहब की पार्टी के, उनके ऊपर बिजली गिरी है, यानी उनकी मज्जी ठुक गई है, पंजाबी में कहते हैं। वो आपको मैं बताता हूं कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन पहली खबर जो वर्ल्ड बैंक से आई है, वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर से बेरोजगारी से मुतालिक जो आदाद शुमार जारी किए हैं, उनके मुताबिक मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम और दीगर मसाइल के बावजूद, यानी इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आई हुई है और बहुत सारे दीगर मसाइल भी हैं, यानी पाकिस्तान को कर्जों की किस्तें देनी है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे आलमी प्रेशर्स हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह, जो खित्ता है जहां पे पाकिस्तान ये मुल्क वाक़ है, इस पूरे खित्ते में सबसे कम है। अब जो आदाद शुमार वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, ये पाकिस्तान ने नहीं बनाए, मैंने नहीं बनाए। वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 2020 में बेरोजगार अफराद की शरह 4.3% रिकॉर्ड की गई। और क्योंकि ये डाटा बड़ी मुश्किल से कंपाइल होता है, तो इसको, ये कोविड ईयर था, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें जो मवाजना है, उसमें भारत में जो बेरोजगारी की शरह निकली वो सबसे ज्यादा निकली है। भारत में ये 8% निकली है, जबकि बाकी ममालिक में फिर मुख्तलिफ है, यानी मालदीव में 6.3% है, बांग्लादेश में जो है वो 5.4% है, जबकि बांग्लादेश के बाद भूटान में 5% है, श्रीलंका में 5.9% है, नेपाल में 4.7% है, जबकि पाकिस्तान में साउथ एशिया के इस रीजन में सबसे कम 4.3% जो है वो बेरोजगारी रिकॉर्ड की गई है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक एलिगेशन ये भी है कि बेरोजगारी उनके दौर में बढ़ी, लेकिन उनके दौर में जो बेरोजगारी बढ़ी है वो इस खित्ते में सबसे कम है। बेरोजगारी पाकिस्तान में इस पूरे खित्ते के अंदर जो मुकाबले के ममालिक हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये इनका आपस में, मालदीव, इनका आपस में मुकाबला रहता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में बेरोजगारी सबसे कम बढ़ी है। ये वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार है, मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरी खबर यह है कि पीडीएम ने अपना लॉन्ग मार्च आगे कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने पहले ये ऐलान किया, शहबाज शरीफ साहब ने, कि वो अपना लॉन्ग मार्च 24 तारीख को रवाना नहीं करेंगे। आज उनको रवाना होना था, लेकिन अब वो रवाना नहीं हो रहे और 25 को भी वो रवाना नहीं हो रहे। वो 26 तारीख को रवाना होंगे, यानी हफ्ते वाले दिन लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये ऐलान किया मुस्लिम लीग नून के बाद। जेयूआई फे ने भी मार्च का शेड्यूल तब्दील कर दिया है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक जेयूआई के मुल्क भर से रवाना होने वाले काफिले 25 के बजाय अब 26 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। पहले वो 24 को निकल रहे थे, लेकिन अब 26 को निकलेंगे और 26 को ही दाखिल होंगे। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में डीआई खान से काफिला 26 मार्च को रवाना होगा, जो शाम 5 बजे हकला इंटरचेंज पर पहुंचेगा। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक सुबह सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और केपी से काफिले क़यादत की हदायत के मुताबिक रवाना होंगे। देखिए, इससे पहले जो पीएमएलएन ने टाइमलाइन दी थी वो ये थी कि 24 को वो निकलेंगे, पहले गुजरांवाला में रुकेंगे, 25 को फिर वो एक और शहर में रुकेंगे, 26 को फिर वो रावलपिंडी में रुकेंगे और 26 के बाद फिर वो पहुंच जाएंगे 27 को इस्लामाबाद में, और इस तरह वो अपना एक बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे। ये पीएमएलएन का पूरा पहले आइडिया था। मरियम नवाज और हमजा शहबाज वगैरह आएंगे, लेकिन अब वो 26 को निकल रहे हैं, तो किसी भी जगह कोई क्याम वो कर नहीं पाएंगे। तो ये काफिला दौड़ता हुआ, भागता हुआ ही आएगा
और उस तरह की एक्टिविटी पॉलिटिकल नहीं बनेगी लॉन्ग मार्च वाली जो नॉर्मली बनती है। अगर तो 27 तारीख को उनको इस्लामाबाद में आकर जलसा करना है तो अपोजिशन को ये लग रहा था कि इमरान खान का जलसा भी मना हो जाएगा और अपोजिशन का भी मना हो जाएगा, और वो यही चाह रहे थे कि ना इमरान खान का जलसा हो ना अपोजिशन का जलसा हो। वो मुकाबले में जलसा करना भी नहीं चाहते। वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब तो एक मजहबी क्राउड ला सकते हैं, लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते जितना बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है इस्लामाबाद में। पूरे मुल्क से उनके कारकुन पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में अब तक की इतलात के मुताबिक लोग तैयारी कर रहे हैं जो पहुंचेंगे परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में शकरपड़िया के पास। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है। तो मुस्लिम लीग नून ने जो नाम दिया था वो महंगाई मुकाओ मार्च इसका नाम दिया था, लेकिन अब वो 26 मार्च को इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा लॉन्ग मार्च, फजल रहमान साहब का भी और मुस्लिम लीग नून का भी। अब इसके पीछे दो रीजन हैं। 26 मार्च तक वो कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं और अपोजिशन को ये लगता है कि असल काम इस वक्त मार्च करने का नहीं है। असल काम इस वक्त ये है कि किसी तरह अपने नंबर पूरे करें 172, या कोई ऐसी डील मिल जाए या कोई ऐसी सौदेबाजी हो जाए हमारी इदारों के साथ मिलकर, क्योंकि अगर ये लॉन्ग मार्च पे निकल आए तो फिर सौदेबाजी खत्म हो जाएगी। अगर लॉन्ग मार्च चल पड़ा तो फिर उसको अपनी मंजिल पे पहुंचना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाहौर से लॉन्ग मार्च निकले और गुजरांवाला पहुंचे और कुछ चीजें तय हो जाएं और वजीर आजम भी इमरान खान रहे और लॉन्ग मार्च भी जो है वो मुअत्तल हो जाए। तो इस तरह तो पीएमएलएन पार्टी खत्म हो जाएगी, फजल रहमान साहब भी डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने 2 दिन और लगा दिए हैं कि 24 के बजाय इसको 26 पर लेके जाते हैं और इन 2 दिनों में कोशिश करते हैं कि कोई डील हो जाए। अगर कोई डील हो जाती है, कोई एनआरओ मिल जाता है, तो इस सूरत के अंदर लॉन्ग मार्च को फिर मौखर कर दिया जाएगा या मुअत्तल कर दिया जाएगा, फिर लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए पीडीएम ने अपने लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत ही नहीं दी। यानी हुकूमत के खिलाफ पीडीएम के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और जलसे में शिरकत के लिए अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। ये मुसद्दिका जराए हैं और वो ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को अब तक पीडीएम के लॉन्ग मार्च और जलसे में शिरकत के लिए कोई दावतनामा नहीं मिला है और ना ही पीपल्स पार्टी से इस बारे में कोई राब्ता किया गया है कि वो लॉन्ग मार्च में शामिल हो या वो आकर जलसे के अंदर तकारीर करें। तो पीडीएम ने क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने आप से दूर रखा हुआ है और आज पीपल्स पार्टी ने क्यों इतनी संगीन एलिगेशंस लगाए हैं पीएमएलएन के ऊपर और मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल और शहबाज शरीफ साहब को बूट पॉलिश कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तो इसके पीछे दिखाई दे रहा है कि अपोजिशन में एक फूट पड़ गई है और उनका शराजा ऐसा लगता है कि बिखर रहा है और ये दूरियां अब नजर आना शुरू हो गई हैं। यानी जिस अपोजिशन ने इमरान खान को निकालना था, ऐसा लगता है कि वो खुद एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। यानी तहरीके अदम एतमाद लाने वालों को अभी तक जो पहला जुमला आया था हुकूमत की जानिब से कि इनको तो एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, ये हमारे खिलाफ कैसे अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो एग्जैक्टली वो जुमला अब दुरुस्त साबित हो रहा है कि एक दूसरे पे एतमाद ना होना साबित होना शुरू हो गया है। अब ये इमरान खान साहब के ऊपर मुनसिर है कि वो 26 तारीख तक कोई एनआरओ, कोई डील, कोई छोटी मोटी बातचीत, कोई सेफ पैसेज या कोई फेस सेविंग अपोजिशन को देते हैं या नहीं देते। मेरी इतला के मुताबिक अपोजिशन के साथ वही होने लगा है जो इमरान खान साहब के साथ हुआ था जब वो धरने में बैठे हुए थे और दिसंबर की एक शाम उनको उठना पड़ गया क्योंकि उनको ये कह दिया गया कि अब आप मजीद धरने में नहीं बैठ सकते, आपको कोई जुडिशियल इंक्वायरी किस्म की चीज हम दे देते हैं तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। तो फिर एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी जिसमें यह साबित हो गया था कि धांधली तो हुई है लेकिन मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। तो इमरान खान साहब को कुछ हद तक फेस सेविंग मिली लेकिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी बच गई। तो क्या ऐसी कोई फेस सेविंग अपोजिशन को मिल जाएगी और इमरान खान साहब की हुकूमत भी बच जाएगी? एक बड़ा सवाल है। कुछ हलकों ने या एस्टेब्लिशमेंट का साफ मैं कह देता हूं क्योंकि आज तो एक दिन पहले जंग ने इसको छाप दिया था, जंग ग्रुप ने साफ साफ ही छाप दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन इमरान खान साहब ने जितना खुलकर कहा कि मैं तो इनके साथ बैठ ही नहीं सकता, इनके साथ बात ही नहीं कर सकता, मैं अपनी तौहीन समझता हूं, हार मान लेना, इस्तीफा दे देना, सरेंडर कर देना या इन करप्ट लोगों के साथ बैठकर
मुशावरत करना, मैं तौहीन समझता हूं, मैं ये नहीं करूंगा। तो इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि एनआरओ तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो जब उन्होंने कह दिया तो फिर एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ बैठकर क्या बात करवाएगी? अब दो ही रास्ते हैं, या तो इमरान खान साहब को निकाल दिया जाए तो या वो सरवाइव कर जाए। अच्छा, दूसरी एक और सूरत ये हो सकती है कि 24 तारीख को अगर अपोजिशन निकलती तो लाजमन वो 25-26 को उनके काफिले पहुंचना शुरू हो जाते और उनके ऊपर ये दबाव होता कि आप 26 को अपना प्रोग्राम करें, हफ्ते वाले दिनों फारिग हो जाएं और एतवार को इमरान खान को अपना प्रोग्राम करने दें। लेकिन अब एतवार का दिन सब लोग अगर इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे होंगे, यानी जैसा कि फजल रहमान साहब के काफिले इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे होंगे 26 को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले जो हैं वो 27 की सुबह इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे, तो ये तसादुम भी हो सकता है और अपोजिशन को हमेशा तसादुम सूट करता है। लेकिन मेरे ख्याल में अब एक वेन्यू ऐसा ले लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बिल्कुल हटकर है और एक बहुत बड़ा एरिया परेड ग्राउंड का, वो एक तरफ ले गए हैं अपने जलसे को, अपनी तकरीब को, जबकि अपोजिशन दूसरी तरफ कहीं भी ले जा सकती है। लिहाजा मुवाजना होगा दोनों के जलसों का कि दोनों में से कौन बड़ा जलसा कर रहा है। वैसे भी बिलावल ने जो जलसा किया वहां मालाकंड में, वो पैथेटिक था, वो बहुत बड़ी तादाद में लोग उसमें नहीं आए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी ताकत है, चारों सूबों की जमात थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जिस सूबे में जहां जाती थी लोग बहुत बड़ी तादाद में उनके पीछे आते थे, उनके जलसों में शिरकत करते थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की 5 साल दौरे इक़्तिदार के बाद पीपल्स पार्टी को सिंध के अलावा कहीं और से रिस्पांस नहीं मिलता, और सिंध में क्योंकि उनकी हुकूमत है इसलिए उनको रिस्पांस मिल जाता है। एक बुरी खबर इमरान खान साहब के इत्तेहादियों के लिए और उन अरकान असेंबली के लिए है जो मुनहरिफ हो गए थे, उनके लिए बुरी खबर यह है कि उन सबको ये लग रहा था कि वो इमरान खान को ब्लैकमेल करके कुछ ना कुछ कमा लेंगे। लेकिन इस बीच में अपोजिशन से गलती हुई मुनहरिफ अरकान के बारे में कि उन्होंने उनके नाम एक्सपोज कर दिए और बता दिया कि ये बंदे हैं, ये सामने बैठे हुए हैं। अब इनमें मखसूस नशिस्तों पर बैठी खवातीन भी हैं और इसके अंदर कुछ दीगर एमएनएस भी हैं जो इलेक्शन लड़कर आए हैं। अब इन लोगों के ऊपर मुस्तकबिल में बड़ा शदीद दबाव आ जाएगा और इन सबको ये कहा जाएगा मीडिया की जानिब से हर हल्के से कि आप लोग इस्तीफा दें, आपको तो इमरान खान पसंद नहीं है। क्योंकि तहरीक अदम एतमाद में अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं तो इस जुए में जो सबसे ज्यादा पिटेंगे ये लोग होंगे। इन लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है, और वो ये खबर है कि अगर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ही नहीं होती तो फिर ये लोग कहां जाएंगे। यानी इनके लिए बहुत बुरी सूरत हाल बन गई है। ये लोग कहां जाएंगे इनको आइडिया ही नहीं है। इनको शोकाज नोटिस करके इनको फारिग कर दिया जाएगा और इनके हलकों के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाने की कोशिश की जाएगी। ये नाराज अरकान असेंबली जो है इनकी बहुत बुरी दुर्गत बनेगी। अगर वोटिंग होती है, ये इमरान खान के खिलाफ वोट डालते हैं, इमरान खान फिर जीत जाते हैं, तो फिर ये कहां जाएंगे। इमरान खान बच जाते हैं, फिर ये कहां जाएंगे। क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर है 4 सवालों के साथ। नंबर 1, क्या इन लोगों को रोका जा सकता है जो लोग मुनहरिफ हो रहे हैं? नंबर 2, क्या मुनहरिफ होने वाले का वोट शुमार किया जाएगा? ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर 3, उसकी जो नाअहली है वो क्या ताहयात होगी? और नंबर 4, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग को और फ्लोर क्रॉसिंग को कैसे रोका जाए? ये 4 बड़े अहम सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूछे गए हैं, लेकिन बेंच के ऊपर ही मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई है और काजी फायद ईसा साहब ने उसके ऊपर एक लेटर लिख दिया है। और एक सहाफी ने तो यहां तक कह दिया, ये मैं नहीं कह रहा, एक सहाफी है उन्होंने यहां तक कह दिया था आज से 2 दिन पहले ही कि काजी फायद ईसा साहब इस मामले में कूद पड़ेंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने अपने कुछ तनख्वाहदार सहाफियों के जरिए से पैगाम पहुंचाया है और वो कोशिश करेगी कि इस बेंच को मुतनाज़े बना दिया जाए। ये पहले ही फयाद रांझा साहब है वो कह चुके थे। तो मैं तो हैरान हो गया और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इतनी बड़ी खबर वक्त से पहले उन्होंने ब्रेक की थी। और ये खबर भी बहादुरी वाली होती है, यानी अदलिया के बारे में इतना खुल के इस तरह बात करना नॉर्मली नहीं हो सकता, और अगर खबर ऐसी बाउंस हो जाए तो फिर तो बहुत ही बुरे इसके असरात और नताइज होते हैं। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, ये खबर दी और खबर उनकी दुरुस्त साबित होगी बाद में। कम से कम उसका एक पोर्शन तो दुरुस्त साबित हो गया कि जिन जज साहब का उन्होंने नाम लिया वो जज साहब अपना एतराज लेकर सामने आ गए। अब आ रहे इत्तेहादियों की जानिब। मुनहरिफ अरकान के बारे में मैंने आपको कहा कि वो तो बेचारे बीच में लड़क गए हैं और उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, बदनामी अलग हो गई है, लोग अलग जान के दुश्मन हो गए हैं, उनकी फैमिलीज तक तो कहीं मिलने नहीं और खुद वो अपने हलकों में जा नहीं सकते। तो अब आ जाए आप इस मामले पे कि इत्तेहादियों के साथ क्या होगा। इत्तेहादियों में जिसने सबसे ज्यादा अपने आप को नुकसान
हेलो सदर हाँ भैया सेठ काम ठीक ठाक खेल खेलिया था ना एवं किया करें सामान हमारा नौ चल जना वाला बस रेखनस उन मैंने बताया ना जंग तो तुझे ना तो बस हम की फुल मान खेला अजीब थे मुझे उन बस उन बस प्लान तो कैसे जंग सब कुछ हो तो काला तो हम आ नहीं सकते। तो अब आ जाए अब इस मामले पे कि इत्तेहादियों के साथ क्या होगा। इत्तेहादियों में जिसने सबसे ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाया वो काफ लीग ने पहुंचाया। या सीने पे हाथ ठोक कर कहते चौधरी कि हम इमरान खान के साथ हैं या हम इमरान खान के खिलाफ हैं। वो अपने आप को बीच में लटका के अपनी कीमत लगवाते रहे कि हमारी कीमत लगाओ, जो ज्यादा पैसे देगा या जो ज्यादा फायदा देगा हम उसकी तरफ चले जाएंगे, जो ज्यादा मुनाफा देगा उसकी तरफ चले जाएंगे। यानी कभी वो अपोजिशन की तरफ देखते थे, कभी वो हुकूमत की तरफ देखते थे। भाई एक तरफ आप खड़े हो जाएं कि या हम इधर खड़े हैं या हम इधर खड़े हैं। मेरे ख्याल में चौधरी बरादरान का इतना कमजोर किरदार उनकी सारी सियासी तारीख में कभी नहीं रहा जितनी कमजोरी उन्होंने अब दिखाई है। अब उनके लिए जीतने के लिए क्या रह गया इसमें? अगर वो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं तो तब भी उनको वजारत आला पंजाब नहीं मिल रही, अगर वो हुकूमत के साथ जा रहे हैं तब भी उनको वजारत आला पंजाब नहीं मिल रही। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले इंतखाबात में उनको जिस किस्म की अलायंस की एक सहूलत मैसर थी इमरान खान की सूरत में, अगले इंतखाबात में ऐसा नहीं दिखाई देता कि उनको वो सहूलत मैसर होगी। लिहाजा ये चीजें हैं, लेकिन इमरान खान साहब फिलहाल माइंड गेम खेल रहे हैं और लगातार खेल रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पुरएतमाद है। अपोजिशन मुझे आज गुज़िश्ता एक दो दिनों से उतनी पुरएतमाद दिखाई नहीं दी जितने मुझे इमरान खान साहब पुरएतमाद दिखाई दिए। शहबाज शरीफ साहब लगातार एस्टेब्लिशमेंट के तरले मिन्नते कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके उनको कुछ ना कुछ इस सिनेरियो में मिल जाए, क्योंकि अगर हुकूमत उनको मिल गई ना तो उनके गले में ऐसा ढोल बजेगा, ऐसा ढोल उनके गले में पड़ जाएगा जो बजाएंगे तो सारे, लेकिन उसका जो गुनाह है या उस ढोल के बजने का जो इल्जाम है वो सिर्फ शहबाज शरीफ पे आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।